गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडुअब। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। पार्ट 1 में हमने काफी ज्यादा पार्ट इसके कवर कर लिए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम मीनिंग, कॉजेज, इसके डोमेन्स क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है जरूर जाकर देख लेना। इस पार्ट में हम 3 टॉपिक करेंगे जो छोटे हैं, इसलिए ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा। 2 तो है इंडिया के, ठीक है, तो इतना ये जो है आपको जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखना। एंड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्या रेजिस्टेंस हमने कैसे किया। ठीक है, डिबेट, मैनिफेस्टेशन, मीनिंग्स हमने देख लिया, बट इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो देख लो, कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से भी पेपर आ सकता है, तो ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझना। ओके, स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन में। तो इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का क्या रिलेशन है, इंडिया में कब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, हम इसको देखते हैं। अब देखो, आपको पता है कॉलोनियल टाइम में क्या होता था, ब्रिटिश हमसे जो है कच्चा माल लेके जाती थी, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे अगर कॉटन के कपड़े बनाने हैं तो यहाँ से इंडिया से कॉटन जाते थे। हालांकि यहाँ पे भी अगर वो चाहते तो बना सकते थे, बट उनको करना क्या, ये जो है कच्चे माल लेके, रॉ मटेरियल्स लेके अपने वहाँ पे जाते थे, इंडस्ट्री से बना के यहाँ पे आके बेचते थे, और हमारे ही पैसों से ये जो है दोबारा इससे खरीदते थे, हमसे रॉ मटेरियल्स खरीदते थे, ये होता था। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में क्या होता था, हम बस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती थी या फिर एक्सपोर्ट होती थी ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस हमें मिल गई तो ये किया गया कि अब हम क्या करेंगे, हमारे जो इंडस्ट्रीज है, हमारे जो हम कह सकते हैं जो हैंडमेड इंडस्ट्रीज है, या फिर जो हम कह सकते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, इनको हम बढ़ावा देंगे। इसलिए इन्होंने जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाकी कंपनी या फिर ट्रेड को इन्होंने थोड़ा साइड किया, ताकि हम अपने लोगों को क्या दे पाए, थोड़े चांसेस दे पाए कि वो अपने जो है खुद का प्रोडक्शन करे। ठीक है, इंडिया सेल्फ रिलायंट बनना चाहती थी, खुद का प्रोडक्शन करना चाहती थी, बट ये तो अच्छी बात थी, बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई जाके, प्रॉब्लम ये आई कि अब शिकायत ये आने लगी कि इस वजह से जो है काफी सारे सेक्टर्स है, हेल्थ के, एजुकेशन की, सैनिटेशन की, इन सारी चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो, अब एक कंट्री न्यूली आजाद हुआ है, उसके पास इतने अच्छे इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, तो कैसे इतनी जल्दी जो है प्रोडक्शन करेगी, ये सारी चीजें जो है इंडिया की जो नीड्स है इतनी जल्दी कैसे पूरी कर सकती है, उसके लिए ट्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये देखा गया 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, उसके तहत क्या हुआ, इन्होंने फिर से जो है इकोनॉमिक अपने पॉलिसीज बनाई एंड उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, एंड उसी से जो है इन्वेस्टमेंट की जो आइडिया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ये सारी जो चीजें है आई थी। इतना समझ आया, ताकि सिचुएशन को बेटर ऑफ किया जाए। सो दैट इज ऑल अबाउट इंडियन ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक। बहुत छोटा सा है कि कॉलोनियल टाइम से और कैसा था, और उसके बाद जाके क्या हुआ, उसके बाद क्या चेंजेस किए गए रिफॉर्म्स में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से। ठीक है, इतना सा पार्ट है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन का। एंड लास्ट में हम देखेंगे कैसे रेजिस्टेंस किया। इससे पहले हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड में इस एंटी ग्लोबलाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ कैसे इन्होंने रेजिस्ट किया। फर्स्ट देखो यार, 2 टाइप के क्रिटिक्स हो गए थे, एक लेफ्ट एक राइट पॉलिटिकल क्रिटिक्स। लेफ्ट राइट आपको समझ आता है कि हम बोलते हैं ना राइटिस्ट आइडियोलॉजी, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। ये जो बीजेपी है ये राइटिस्ट आइडियोलॉजी की है, जो कांग्रेस है लेफ्टिस्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी मतलब जो ज्यादातर वेलफेयर या फिर इगैलिटेरियन सोसाइटी, इक्वालिटी फॉर पुअर, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देती है। बट राइटिस्ट आइडियोलॉजी जो है ये क्या, इनका मेन आइडियोलॉजी है वो कल्चर का है, वन नेशन वन कल्चर, एंड उसके बाद आपको पता है अखंड भारत का भी जो ये है, ये सारी जो है राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कल्चर से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, इतना समझ आया। तो ये है राइटिस्ट लेफ्टिस्ट कल्चर। बट अब देखो लेफ्टिस्ट का क्या कहना था, इनका जो मेन कंसर्न था वो था ग्लोबल कैपिटलिज्म को लेकर। ठीक है, कि ग्लोबल कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, इसकी वजह से, इस ट्रेड वगैरह की वजह से क्या हो रहा है, कुछ कंट्रीज जो है वो तो जो ऑलरेडी डेवलप कंट्री थे और ज्यादा रिच बनते जा रहे हैं, बट जो कुछ इकोनॉमिकली जो वीकर कंट्रीज थी, जो वीक कंट्रीज थी, वो और ज्यादा वीक बनती जा रही है, मीन्स और ज्यादा पुअर बनती जा रही है। ठीक है, तो अपना जो
जो डेवलप कंट्री है वो तो अपना फ़ायदा लेके जा रही है, बट जो पुअर कंट्रीज़ है उसको कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। इस वजह से जो है ये कहा गया है कि ये क्रिटिक्स दिया गया है कि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हमें रेजिस्ट करना चाहिए, बिकॉज इस इकोनॉमिक ग्लोबल कैपिटलिज्म की वजह से कुछ कंट्रीज रिच बनते जा रहे हैं, कुछ कंट्रीज पुअर होते जा रहे हैं। वीकनिंग ऑफ स्टेट में वीकनिंग हो गया है, ठीक है, मीन जो वेलफेयर स्टेट था वो अभी मिनिमल स्टेट बन गया है। वेलफेयर की जो पॉलिसीज है फॉर एजुकेशन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, ये जो सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ मिलती थी वो अभी नहीं मिल रही है, जिस वजह से पुअर्स की जो इंटरेस्ट है उसमें भी जो है क्या हो रहा है, पुअर्स को भी प्रॉब्लम हो रहा है। जो वीकर पीपल है या फिर इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस है इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये किन के बारे में बात कर रहे हैं, पुअर्स के बारे में, वेलफेयर के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड इज राइट्स, तो राइट्स ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, तीनों के बारे में बात करें। पॉलिटिकल क्योंकि वीकनिंग ऑफ स्टेट की जो कैपेसिटी है, जो स्टेट की जो एक ऑथोरिटी है उसमें कम होती जा रही है, स्टेट की जो पावर है, कैपेसिटी है, उसमें इरोजन होता जा रहा है। सेकेंड इज इकोनॉमिक मीन्स सेल्फ रिलायंस, प्रोटेक्शनिज्म, ये एक सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि जो दोबारा कंट्रीज है उसमें जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है उसको एक सेल्फ रिलायंस बने, हम आत्मनिर्भर बने, ठीक है, प्रोटेक्शन मिल पाए, ठीक है। इकोनॉमिक की यही बात की जा रही है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप पूरी इसको समझ जाओगे। इकोनॉमिक में ये भी मैंने बोला था कि ये जो सस्ती चीज़ें आती है उस वजह से जो हमारी हाउस होल्ड इंडस्ट्री है जो इतनी चीप में नहीं दे पाती है प्रोडक्ट्स, उसमें भी नुकसान होता है। बट इससे एक ये भी फ़ायदा है कि हमें चॉइसेस मिल रहे हैं, पब्लिक को चॉइसेस मिल रहे हैं, हम अपने पसंद से जो है चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, बट इससे एक सेल्फ रिलायंस, प्रोटेक्शनिज्म का भी ये बात कर रहे हैं। थर्ड इज कल्चरल, ट्रेडिशनल कल्चर, इसमें इरोजन हो रहा है। जो कल्चरल हेजेमनी हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था उसमें ये देखा था कि जो हेट्रोनाइजेशन हो रहा है, होमोजेनाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी थी, हमारे ओरिजिनल जो कल्चर है उसमें हार्म हो रहा है। ओके, इतना क्लियर है, राइट एंड लेफ्ट आइडियोलॉजी। उसके बाद देखो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी चले थे, जैसे मतलब ये जो है ग्लोबलाइजेशन पर से नहीं था, मतलब ग्लोबलाइजेशन पे ही नहीं था, बट जो ग्लोबलाइजेशन के अंडर जो प्रोग्राम्स वगैरह थे उसके खिलाफ एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट चलाया गया था 1999 में, ठीक है। जो सिएटल में जब WTO की मीटिंग चल रही थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था। तो वर्ल्ड सोशल फोरम में जो एनवायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट्स वाले, यूथ एक्टिविस्ट सब आए थे एंड इन्होंने इस न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को जो है अपोज किया, ठीक है। इतना समझ आया। सो दैट इज दी टू जो है प्रोटेस्ट चले थे, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में की मीटिंग के टाइम पे सिएटल में हुआ था, दूसरा वर्ल्ड सोशल फोरम में हुआ था जो कि वेमेंस एक्टिविस्ट, यूथ्स, ह्यूमन राइट्स वाले सब आए थे और इन्होंने इस न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। दैट इज अबाउट द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब ये हमने वर्ल्ड की बात की, फिर इंडिया में क्या हुआ था। देखो इंडिया में भी रेजिस्टेंस हुआ था, इसमें भी दो टीम बढ़ गई थी, एक तो है लेफ्ट, दूसरी राइट, ठीक है। अभी मैंने लेफ्ट राइट का मतलब आपको समझाया, आई होप आपको समझ आए हो। तो जो लेफ्ट पार्टीज के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद जो ट्रेड यूनियंस के मेंबर है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इसके साथ और एक चीज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये याद रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, जैसे कॉपीराइट लगाना या फिर पेटेंट करना, ठीक है। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, बट आपका कोई प्रोडक्ट है ना, आपसे बिना पूछे अगर कोई यूज करता है तो उसमें आप कॉपीराइट क्लेम लगा सकते हो, ठीक है, जैसे यूट्यूब में होता है। वैसे यहाँ पे जो क्या था ना कि नीम को लेकर अमेरिकन एंड यूरोपियन फार्म्स ने पेटेंट किया था, तो जिसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि नीम जो है हमारे इंडिया का है वो कैसे पेटेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो अपने नाम पे कर रहे कि ये हमारा ही जो है प्लांट है, तो इसके खिलाफ जो है इन्होंने अपोज किया था। एंड ये पॉलिटिकल राइट वाले जो है ये कल्चर को लेके इन्होंने प्रोटेस्ट किया, जैसे सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइंस डे। उसके बाद जो गर्ल्स है जो कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाने वाली जो लड़कियां है वो जो वेस्टर्न कपड़े पहनती है उसको लेकर। उसके बाद और एक भी और चीज़ है, जैसे आपकी केबल में जो फॉरेन चैनल्स आते हैं, ठीक है, मीन्स जापान के चैनल्स आ सकते हैं, न्यूज़ चैनल, या फिर फॉरेन चैनल्स जो आते हैं, इंटरनेशनल चैनल्स जो आते हैं,
चैनल्स को लेकर भी इन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था। तो ये बेसिकली कल्चर के ऊपर इन्होंने थोड़ा फोकस किया था। इन्होंने जो है लेबर्स, ट्रेड यूनियंस, इनको लेके मीन्स इनका सोशल वेलफेयर, पुअर्स, इससे वो होता है, इससे मैच होता है, इसलिए यहाँ पे ये हुआ था। ठीक है। एंड राइट्स में क्या होता है, कल्चर को लेके, जैसे वैलेंटाइंस डे का जो प्रथा है वो क्या है, वो वेस्टर्न कल्चर है। हम केक काटते हैं, वो भी एक वेस्टर्न कल्चर है। जो वेस्टर्न कपड़े हम पहनते हैं वो एक वेस्टर्न कल्चर है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट की गई थी एंड ऐसे इंडिया में रेजिस्टेंस दिखाया गया था। सो दैट इज ऑल फॉर द सेकेंड पार्ट। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड इसके आगे के जो 2 चैप्टर्स है, जो आपका यूएन वाला एंड कंटेम्प्रेरी, जो और एक चैप्टर है 5th या समथिंग, वो भी अपलोड हो जाएगी जल्दी। एंड ये चैप्टर कंप्लीट हो गए, मीनिंग आपको समझ आ चुका है, मैनिफेस्टेशंस क्या थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, एंड डिबेट्स क्या क्या हो रहे थे वो आप दे सकते हो। राइट की आइडियोलॉजी, लेफ्ट की आइडियोलॉजी क्या थी, ये सब आपने देखा। तो दैट इज अबाउट द चैप्टर। सो अगर ये चैप्टर पसंद आए तो यार लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। अब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो। नोट्स वगैरह जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस के, इस चैप्टर के नोट्स अभी तक नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के नोट्स अभी तक नहीं है। हिस्ट्री के नोट्स के लिए, ज्योग्राफी के नोट्स के लिए आप मेरे ब्लॉग को चेक कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।